हेलो एवरीवन। बीएससी फर्स्ट ईयर के पिछले वीडियो में हमने सेल मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट के अंतर्गत एक्टिव ट्रांसपोर्ट के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें हमने सेल मेम्ब्रेन के थ्रू कैरियर प्रोटीन्स के द्वारा होने वाले ट्रांसपोर्ट के बारे में पढ़ा था। उससे आगे का भाग हम इस वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। तो पिछले वीडियो में हमने एक्टिव ट्रांसपोर्ट यानी सक्रिय परिवहन के अंतर्गत पढ़ा था कि कैरियर मॉलिक्यूल्स के द्वारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन से होते हुए मॉलिक्यूल्स जो है वो किस प्रकार से अभिगमन करते हैं। उससे आगे का भाग हम इस वीडियो में पढ़ रहे हैं। मैनी एनिमल सेल्स ऑपरेट अ सोडियम पोटेशियम एक्सचेंज पंप एट देयर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो अनेक जंतुओं की जो कोशिकाएं होती है, इनमें एक सोडियम पोटेशियम एक्सचेंज पंप जो होता है, ये इनकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी कोशिका झिल्ली के अंदर उपस्थित होता है। अ सिमिलर प्रोटॉन पंप ऑपरेट्स इन क्लोरोप्लास्ट, और इसी प्रकार का एक प्रोटॉन पंप या इसे हाइड्रोजन आयन पंप हम कहते हैं। तो प्रोटॉन पंप जो होता है ये इनके अंदर पादपों में क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी पाया जाता है, जो कि सिमिलर होता है इस प्रकार के सोडियम पोटेशियम एक्सचेंज पंप के समान। माइटोकॉन्ड्रिया एंड बैक्टीरिया, यानी यह इस प्रकार का प्रोटॉन पंप जो होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया व बैक्टीरिया के अंदर भी उपस्थित होता है। सोडियम पोटेशियम एक्सचेंज पंप ऑपरेट्स विद द हेल्प ऑफ एंजाइम एटीपेज, यानी कि यह जो सोडियम और पोटेशियम का एक्सचेंज पंप जो चलता है ये ऑपरेट होता है एक एंजाइम की सहायता से, जिसे एटीपेज एंजाइम कहते हैं, विच ऑल्सो फंक्शंस एज करियर मॉलिक्यूल, और यह जो है एक वाहक अणु का कार्य भी करता है। तो एटीपेज जो है वो एक एंजाइम है जिसके द्वारा सोडियम पोटेशियम एक्सचेंज पंप चलता है, और उसके साथ में यह एक वाहक अणु का कार्य भी करता है। द एंजाइम हाइड्रोलेज एटीपी टू रिलीज एनर्जी, यानी कि जो एंजाइम है एटीपेज वह एटीपी का हाइड्रोलाइसिस यानी जल अपघटनीय करती है, और उसके द्वारा एनर्जी या ऊर्जा जो है मुक्त होती है। द एनर्जी इज यूज्ड इन ब्रिंगिंग अबाउट कन्फर्मेशनल चेंजेस इन द कैरियर। तो ये जो एनर्जी या ऊर्जा इनके द्वारा मुक्त होती है एटीपी के द्वारा, यह ऊर्जा जो है उपयोग में ली जाती है जो इनके संरचनात्मक परिवर्तन होते हैं, जो कि वाहक के अंदर परिवर्तन आते हैं, उन परिवर्तनों को लाने के लिए यह एनर्जी जो है यूज़ में ली जाती है। फॉर एवरी एटीपी मॉलिक्यूल हाइड्रोलाइज्ड, यानी प्रत्येक एटीपी अणु जो हाइड्रोलाइज्ड होता है यानी जल अपघटित होता है, 3 सोडियम आयंस आर पम्प्ड आउटवार्डली, यानी 3 जो आयंस होते हैं सोडियम के, ये कोशिका से बाहर की ओर पंप कर दिए जाते हैं यानी बाहर निकल जाते हैं। एंड 2 पोटेशियम आयंस आर पम्प्ड इनवार्डली, यानी कि इनमें 2 पोटेशियम आयन जो होते हैं वो कोशिका के अंदर आ जाते हैं। तो यहाँ पर एक एटीपी मॉलिक्यूल जो है वो जब उपयोग में आता है तो 3 इनके अंदर सोडियम के आयंस कोशिका झिल्ली से बाहर चले जाते हैं कोशिका से, और 2 इनके अंदर पोटेशियम के आयन अंदर की ओर आ जाते हैं। तो इस डायग्राम की मदद से हम सोडियम पोटेशियम जो पंप है उसे हम आसानी से समझ सकते हैं। तो ये जो भाग है अंदर का ये कहलाता है साइटोसोल भाग, यानी कि यह कोशिका द्रव्य का भाग होता है, और जो आउटसाइड ऑफ सरफेस है ये इसका एक्सटीरियर भाग कहलाता है। तो बाहर की ओर जो होता है इसमें पोटेशियम आयंस की जो मात्रा होती है वो कम होती है, लेकिन सोडियम आयंस की जो मात्रा है वो अधिक पाई जाती है। लेकिन सामान्य अवस्था में जो साइटोसोल होता है यानी कोशिका द्रव्य, इसमें पोटेशियम की जो मात्रा होती है वो अधिक होती है और सोडियम की मात्रा कम होती है। तो अंदर की ओर सोडियम की मात्रा कम होगी और बाहर सोडियम की मात्रा अधिक होती है, लेकिन फिर भी यहाँ पर 3 सोडियम के अणु जो है इस कैरियर प्रोटीन से होते हुए बाहर चले जाते हैं साइट एक्सटीरियर पार्ट में, यानी यह अपनी सांद्रता प्रवणता के विपरीत जो है वो कार्य कर रहे हैं, क्योंकि बाहर पहले से ही सोडियम की जो कंसंट्रेशन या जिसे हम कहते हैं सांद्रता अधिक है, लेकिन यह कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर इसमें सोडियम गति करते हैं। तो 3 मॉलिक्यूल्स जब बाहर जाते हैं
तो 2 पोटेशियम के मॉलिक्यूल्स कोशिका के अंदर की ओर आ जाते हैं, यानी यह भी अपने सांद्रता के विपरीत गति करते हैं। तो ये जब गति होती है तो उसमें एक एटीपी का अणु जो है इनके यूज़ में आता है। तो जब इनका हाइड्रोलाइसिस होता है तो यह एडीपी और एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के रूप में टूट जाते हैं, यानी एडेनोसिन डाइफॉस्फेट बन जाता है और एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट बनता है। तो इस बंध के टूटने से जो एनर्जी होती है ये एनर्जी इसमें उपयोग में ली जाती है। तो इस प्रकार से सोडियम पोटेशियम पंप जो है वो कार्य करते हैं। तो सोडियम पोटेशियम पंप के अंदर कितने सोडियम बाहर जाते हैं और कितने पोटेशियम अंदर आते हैं, उसके लिए हम एक साधारण ट्रिक जो है वो उपयोग में ले सकते हैं। जो है आप इसमें लिखोगे, ये वर्ड आता है नोकिया। तो इसमें एन जो होता है यानी कि सोडियम, ये होता है आउटसाइड, यानी जब सोडियम आउटसाइड जाता है तो पोटेशियम जो है वो इनसाइड आता है। के आई का मतलब हो जाता है पोटेशियम इनसाइड। तो इनसाइड जो होता है वो 2 पोटेशियम होते हैं, और ए का मतलब होता है हम इसे एटीपी, यानी एक एटीपी इसमें यूज आती है। तो ये जो है फॉर्मूला हम सोडियम पोटेशियम पंप के लिए इसे याद रखने के लिए जो है वो उपयोग में ले सकते हैं। इसे कहते हैं नोकिया। तो n बराबर 3, यानी सोडियम जो होते हैं जब आउटसाइड जाते हैं सोडियम तो 3 जाते हैं। पोटेशियम इनसाइड, यानी पोटेशियम जब अंदर आता है तो इसमें 2 मॉलिक्यूल आते हैं, और इसकी जो एटीपी होती है वो इसमें केवल एक यूज़ में आती है। तो ये फॉर्मूला इसके लिए याद रखने के लिए रख सकते हैं नोकिया 321। सोडियम पोटेशियम एक्सचेंज पंप परफॉर्म द फॉलोइंग फंक्शन। तो ये जो सोडियम पोटेशियम परिवर्तन पंप है यह निम्न प्रकार के कार्य करता है। तो पहला कार्य, मेंटेन्स अ पॉजिटिव पोटेंशियल ऑन आउटर साइड ऑफ मेम्ब्रेन। तो यह जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर की ओर एक धनात्मक विभव जो है वो बनाए रखता है, एंड रिलेटिवली इलेक्ट्रोनेगेटिव पोटेंशियल ऑन द इनर साइड, और इसकी अपेक्षा एक वैद्युत नकारात्मक जो है वो विभव बनाए रखता है जो कि इसके आंतरिक ओर होता है। द पंप क्रिएट्स अ रेस्टिंग पोटेंशियल इन द नर्व सेल। तो ये जो सोडियम पोटेशियम पंप होता है यह विश्राम विभव जो है उत्पन्न करता है नर्व सेल्स में, यानी कि तंत्रिका कोशिकाओं के अंदर यह रेस्टिंग पोटेंशियल या विश्राम विभव को उत्पन्न करने के लिए अधिक सहायक होता है। द पंप मेंटेन्स वाटर बैलेंस ऑफ लिविंग सेल्स, और इस पंप के कारण जीवित कोशिकाओं के अंदर जल का जो संतुलन होता है वो बनाए रखने में ये सहायक होता है। नेक्स्ट इसका फंक्शन आता है, इट हेल्प्स इन यूरिन फॉर्मेशन, यानी यह मूत्र के निर्माण में सोडियम पोटेशियम पंप कार्य करता है। इट टेक्स पार्ट इन एक्सक्रिएशन ऑफ साल्ट एज इन मेराइन एनिमल्स। तो यह जो सोडियम पोटेशियम पंप होता है यह समुद्री जंतुओं के अंदर जो साल्ट होता है, यानी जो लवण होते हैं उनके शरीर के अंदर, उन्हें शरीर से बाहर निकालने के लिए यह सोडियम पोटेशियम पंप अत्यंत आवश्यक होता है। द अनसीक्रेटेड और अनमेटाबोलाइज्ड एक्सेस sodium ions present in extracellular fluid have a tendency to pass back into the cells। तो जो अनसीक्रेटेड यानी जो स्त्रावित नहीं किए गए हैं या जिन्हें मेटाबोलाइज या उपापचित नहीं किए गए हैं, ऐसे एक्स्ट्रा जो यानी अधिक जो सोडियम आयंस उपस्थित होते हैं एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड में, यानी कोशिका से बाहर उपस्थित द्रव में अगर ये सोडियम आयन अधिक उपस्थित है तो इनकी टेंडेंसी होती है ये पुनः कोशिका के अंदर चले जाते हैं। तो यदि बाहर की ओर कोशिका में अधिक सोडियम के आयंस फ्री होते हैं तो ये पुनः कोशिका के अंदर ये प्रवेश कर जाते हैं। तो ये टेंडेंसी सोडियम आयंस की इनमें पाई जाती है। अदर सब्सटेंसेस कंबाइन विद सोडियम आयंस, तो जो दूसरे पदार्थ होते हैं ये सोडियम आयंस के साथ में जुड़ते हैं, एंड पास इनवार्डली अलोंग विद दैम, और उनके साथ ही ये जो है वो इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन को पार कर लेते हैं। जैसे ग्लूकोज है तो ग्लूकोज भी इन सोडियम आयंस के साथ में प्लाज्मा मेम्ब्रेन को पार करते हैं। अमीनो एसिड्स है
जो कि इंटेस्टाइन के अंदर पाए जाते हैं। तो इनके अंदर इंटेस्टाइन में ग्लूकोज तथा अमीनो एसिड के अणु जो है वो इसी प्रोटॉन जो सोडियम पोटेशियम पंप है इसके साथ में ही ये प्रवेश करते हैं इंटेस्टाइन के अंदर। द फिनोमिनॉन इज़ कॉल्ड फैसिलिटेड ट्रांसपोर्ट, और इस जो है परिकल्पना को हम फैसिलिटेड ट्रांसपोर्ट यानी कि सुगम परिवहन कहते हैं, या इसे सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट यानी द्वितीयक सक्रिय ट्रांसपोर्ट कहा जाता है, एज कंपेयर टू सोडियम पोटेशियम एक्सचेंज पंप। यानी यहाँ पर इसे सोडियम पोटेशियम एक्सचेंज पंप के अलावा इसे सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट हम कह सकते हैं, जो कि इंटेस्टाइन में होता है, विच इज़ कॉल्ड प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। और जो सोडियम पोटेशियम एक्सचेंज पंप होता है इसे हम प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं। और जो ये अणु जब इनके साथ में ही प्रवेश कर जाते हैं इंटेस्टाइन के अंदर सोडियम के साथ में, तो हम इन्हें सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं। एक्टिव ट्रांसपोर्ट इज़ अ मीन्स ऑफ, यानी जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट की जो आवश्यकता है वो किस प्रकार से है, एब्जॉर्प्शन ऑफ मोस्ट न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द इंटेस्टाइन। यानी जो अधिकांश पोषक पदार्थ होते हैं इंटेस्टाइन या अंत्र के अंदर, उनके एब्जॉर्प्शन के लिए एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो है वो आवश्यक होता है। रीएब्जॉर्प्शन ऑफ यूजफुल मटेरियल फ्रॉम यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, यानी जो पुनः अवशोषण जो होता है, रीअब्जॉर्प्शन का मतलब है पुनः अवशोषण, जो आवश्यक पदार्थ होते हैं जो कि यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल यानी यूरिन जब बनता है ट्यूब्यूल्स के अंदर, यूरिन फॉर्मेशन होता है, उस समय पुनः अवशोषण की क्रिया एक्टिव ट्रांसपोर्ट के द्वारा होती है। रैपिड एंड सेलेक्टिव एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स बाय सेल्स, तो कोशिकाएं जो क्या करती है तेज़ी से कुछ चयनात्मक जो पोषक पदार्थ होते हैं उनका अवशोषण जो है तेज़ी से कर सकती है इस एक्टिव ट्रांसपोर्ट की मदद से। मेंटेनिंग अ मेम्ब्रेन पोटेंशियल, यानी जो प्लाज्मा झिल्ली के ऊपर विभव उत्पन्न होता है उसे बनाए रखने के लिए एक्टिव ट्रांसपोर्ट अधिक आवश्यक होता है। मेंटेनेंस ऑफ रेस्टिंग पोटेंशियल इन नर्व सेल्स, यानी कि जो विश्राम विभव होता है तंत्रिका कोशिकाओं के अंदर, उसका मेंटेनेंस यानी उसको बनाए रखने की जो क्षमता है वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट के द्वारा ही होती है। मेंटेनिंग वाटर एंड आयनिक बैलेंस बिटवीन सेल्स एंड एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड, यानी दो कोशिकाओं के मध्य में या जो बाहरी पदार्थ होता है एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड यानी कोशिका से बाहर का जो द्रव होता है, इनके बीच में जो जल तथा आयंस होते हैं उनका साम्य स्थापित करना या उनके मध्य संतुलन रखने का जो कार्य होता है ये भी एक्टिव ट्रांसपोर्ट के द्वारा किया जाता है। एक्सक्रीशन बाय साल्ट ग्लैंड्स, यानी इनमें साल्ट ग्लैंड्स के अंदर जो एक्सक्रिएशन होता है उसके अंदर भी एक्टिव ट्रांसपोर्ट काम में आता है। एब्जॉर्प्शन ऑफ सब्सटेंसेज अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, यानी कुछ ऐसे पदार्थों का अवशोषण करना उसके सांद्रता प्रवणता के विरुद्ध, यानी सांद्रता कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर जब एब्जॉर्प्शन होता है या अवशोषण होता है तो वह एक्टिव ट्रांसपोर्ट के द्वारा ही किया जाता है। थैंक यू सो मच। इसके बाद का अगला भाग हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे।